गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 9 पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है प्रकाश। इस अध्याय 9 में प्रकाश से संबंधित परावर्तन अपवर्तन छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, उस पर वर्णन करेंगे या उससे संबंधित अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक अपना इसमें वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या है प्रकाश का परावर्तन? तो देखिए, आपको पता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण है किसी परावर्तक पृष्ठ से मतलब किसी वस्तु से टकराकर अपने मूल माध्यम में वापस आ जाए, किसमें अपने मूल माध्यम में वापस आ जाए, तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई जिस वस्तु से टकराती है उसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। मान लीजिए ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, दर्पण हो सकता है, बर्तन हो सकता है, तो परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। अब इस पर कोई किरण है आपतित हो रही है, आपतित का अर्थ है गिरना, तो ये इस पर क्या हो गई? आपतित हो गई, तो इसको कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। अब इस पर एक लंब डालते हैं, इस पॉइंट पर क्या डालते हैं? एक लंब डालते हैं, इसको कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है? अभिलंब। और ये जो किरण है इसे टकराकर अपने मूल माध्यम में वापस जा रही है, तो टकराकर अर्थात परावर्तित होकर, तो इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। अब देखिए, आपतित किरण से संबंध जो कोण होता है वो आपतन कोण होता है, और परावर्तित किरण से संबंध होता है वो परावर्तन कोण होता है। तो ये आपतन कोण हो गया जिसको स्मॉल आई द्वारा व्यक्त करेंगे, ये परावर्तन कोण हो गया स्मॉल आर। तो देखिए क्या बताया जाता है, चित्रानुसार जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर अपने मूल माध्यम में वापस लौट जाए, अर्थात वायु से आई थी और वायु में वापस चले जाए, तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब देखिए, परावर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो नियमित परावर्तन। क्या होता है? नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन में क्या बताया जाता है? जैसे मान लीजिए इसमें समतल पृष्ठ है, इसका उपयोग किया जाएगा, समतल पृष्ठ का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है ना। खुरदरा नहीं होना चाहिए, समतल होना चाहिए। तो इस पर मान लीजिए इस प्रकार प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तो ये एक निश्चित दिशा में चली जाएगी। इसी प्रकार दूसरी प्रकाश किरण आपतित हुई, इसके समांतर है आपतित किरण के, तो परावर्तित किरण भी क्या होगी? इसके क्या होगी? समांतर होगी। इसी प्रकार आगे की ओर ये क्रिया चलती रहती है। तो यदि प्रकाश किरणें किसी समतल पृष्ठ पर एक निश्चित दिशा में एक निश्चित कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण या समांतर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण भी क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। कहने का तात्पर्य, यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण भी एक निश्चित दिशा में चली जाती है। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है वो क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन कहलाता है। नियमित परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है? जो पृष्ठ होता है वो कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए। परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? समतल। और यदि यही क्रिया दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? विसरित परावर्तन। नाम से पता चल रहा है विसरित का अर्थ होता है फैल जाना, ठीक है ना। तो दूसरा है विसरित परावर्तन। तो देखिए, विसरित परावर्तन में खुरदरा पृष्ठ होता है। कैसा होता है? इस प्रकार खुरदरा पृष्ठ होता है, ठीक है। अब देखिए, यदि प्रकाश किरण मान लीजिए यहाँ पर आपतित हुई, ठीक है, ये यहाँ पर चली गई, एक यहाँ पर आपतित हुई, ठीक है, ये इस प्रकार चली गई। इसी प्रकार कहने का अर्थ है ये समांतर आपतित हो रही है लेकिन समांतर जाएगी नहीं। तो इस प्रकार यदि कोई प्रकाश किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर, कौन से पृष्ठ पर? खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है, ठीक है ना। यदि प्रकाश किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। प्रकाश की यह घटना या प्रकाश का यह परावर्तन क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के परावर्तन हो गए। अब बढ़ते हैं परावर्तन के नियम। तो देखिए, अगला अपना जो टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम।
प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन नियमों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए, देखते हैं चित्र की सहायता से क्या क्या नियम है वो। ये आपतित किरण होती है, ये परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, और ये क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। और ये आपतन कोण आई, और ये परावर्तन कोण आर। ठीक है। तो देखिए, चित्रानुसार इसका प्रथम नियम पढ़ते हैं। परावर्तन के मुख्य रूप से कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम देखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम होता है। ठीक है ना। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव क्या होता है? बराबर होता है। कहने का तात्पर्य है, दूसरे नियम में क्या होता जाएगा? कोण आई और कोण आर का मान, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अब देखिए, कई टीचर है इसे समझ तीसरा नियम बना देते हैं, तो वो नोट में लिख सकते हो आप कि आपतित किरण और परावर्तित किरण की जो चाल होगी वो सदैव क्या रहेगी? एक समान रहती है। ठीक है ना। नोट डाल कर लिख सकते हो, आपतित किरण और परावर्तित किरण की जो चाल होती है वो सदैव क्या रहेगी? एक समान रहती है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, गोलीय दर्पण। तो छोटी क्लास में आपने पढ़ा है। गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। कि ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो गोलीय दर्पण के प्रकार तो वो दो प्रकार के होते हैं, आपने सुना भी होगा, उत्तल दर्पण, और दूसरा कौन सा होता है? अवतल दर्पण। तो देखिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बता रहे हैं कि यदि इस प्रकार आपके पास गोलीय दर्पण है, इसके उभरे हुए भाग पर रजत पॉलिश कर दी जाए। उभरे हुए भाग पर क्या कर दी जाए? रजत पॉलिश कर दी जाए। ठीक है ना। और आंतरिक जो भाग है, ये दसा हुआ भाग, ये परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा? ये भाग होगा, परावर्तक पृष्ठ। तो क्या बताया जाता है कि ऐसे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर रजत पॉलिश की जाती है तथा आंतरिक या धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, तो वो दर्पण क्या कहलाते हैं? अवतल दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवतल दर्पण कहलाते हैं। और यदि इसका विपरीत कर दिया जाए कि आंतरिक भाग पर अर्थात धसे हुए भाग पर रजत पॉलिश कर दी जाए और ये जो उभरा हुआ भाग है ये किसका कार्य करे? परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, तो ये दर्पण क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। तो ये तो अवतल हो गया। कौन सा हो गया? अवतल दर्पण। और ये कौन सा हो गया? उत्तल हो गया। यदि परिभाषा पूछी जाए, ऐसे दर्पण या ऐसे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर रजत पॉलिश की जाती है तथा आंतरिक या धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, तो वो तो अवतल दर्पण कहलाते हैं। और ऐसे गोलीय दर्पण जिनके आंतरिक भाग पर रजत पॉलिश की जाती है, ठीक है ना, और उभरा हुआ जो भाग है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, तो वो क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं।
अब इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं वो आपको मैं बता देता हूँ जो आगे यूज में आएगी। तो देखिए, सबसे पहले ध्रुव के बारे में बता रहे हैं। पहली परिभाषा है ध्रुव। तो देखिए ध्रुव किसे कहते हैं। मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, क्या है, कोई गोलीय दर्पण है। इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, जिसे O या P द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, O या P द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ध्रुव किसे कहेंगे, दर्पण के या परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और दूसरी परिभाषा है मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। तो देखिए ध्रुव से गुजरने वाली जो ये सरलरेखा होती है, ठीक है ना, ध्रुव से गुजरने वाली जो सरलरेखा होती है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव से गुजरने वाली सरलरेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। दूसरा देखिए, सॉरी अगली परिभाषा देखिए, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, तो फोकस बिंदु किसे कहते हैं, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो। तो मुख्य अक्ष ये था अपना, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या हो, समांतर आपतित हो, तो परावर्तित किरण, जैसे मान लीजिए टकरा कर ये किरण आ रही तो ये परावर्तित किरण होगी। तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है। तो ये बिंदु क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है, जिसे कैपिटल F द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, कैपिटल F द्वारा। तो देखिए फोकस बिंदु की पुनः परिभाषा देख लीजिए, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेदित करती है, वो बिंदु क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है, जिसे कैपिटल F द्वारा व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा देखिए, फोकस दूरी। फोकस दूरी, तो क्या बताया जाता है, ये ध्रुव है और ये फोकस बिंदु है। तो ध्रुव और फोकस बिंदु के जो बीच की दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है, जिसे स्मॉल f द्वारा व्यक्त करते हैं। तो क्या बताया गया है, किसी दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट परिभाषा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, मान लीजिए ये गोलीय दर्पण जो है, किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। मान लीजिए ये गोला था, ठीक है, इसका इतना भाग हमने काट लिया, ठीक है, और एक गोलीय दर्पण का निर्माण कर दिया ये, ठीक है, ये भाग इसका हमने काट लिया। तो क्या बताया जाता है कि ये गोलीय जो दर्पण है, जिस गोले का कटा हुआ भाग है, तो इस गोले का कटा हुआ भाग है, तो इस गोले का जो केंद्र है वो दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले का केंद्र दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे C द्वारा व्यक्त करते हैं। इसके द्वारा व्यक्त करेंगे, C द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर यदि दर्शाना चाहते हैं तो ये फोकस बिंदु से इस साइड की ओर होगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगली जो नेक्स्ट परिभाषा है वो देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट परिभाषा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो देखिए क्या बताया जाता है, सेम केंद्र के स्थान पर त्रिज्या हो जाएगा कि गोलीय दर्पण है, जिस गोले का कटा हुआ भाग है, गोलीय दर्पण है जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो क्या बताया जाता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या ये भी कह सकते हो, मान लीजिए ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे कैपिटल R द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर भी व्यक्त कर सकते हो, ये रही
ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसी प्रकार ध्यान रखना कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या सदैव आधी होती है। कितनी होती है? आधी। जैसे आपको दे दिया जाए कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या है वो 10 सेमी है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखते हैं? F = R/2। तो R की वैल्यू 10, ये कितना आ गया? 5 सेमी। इसी प्रकार कई बार ये भी दे देता है कि आपके पास किसी दर्पण की फोकस दूरी है वो 20 सेमी है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर गलती करते हैं, इसमें क्या कर देते हैं? 2 का भाग देकर 10 सेमी ला देते हैं आंसर, लेकिन F दे रखा है और R पूछा है, तो अपना जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? F = R/2। तो F की वैल्यू क्या है वो रखो यहाँ पर 20, R/2, इस साइड में गुणा होगा R का मान, तो कितना गया? 40 सेमी आ गया। ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखना उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या होती है सदैव धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है। उत्तल की हमेशा धनात्मक होगी, अवतल की हमेशा क्या होगी? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है बिंब। तो देखिए बिंब क्या होता है, किसे कहते हैं? तो आपने कई बार अपनी फ़ोटो खिंचवाई होगी, तो देखिए जो व्यक्ति फ़ोटो खिंचवाता है तो उस व्यक्ति को तो बिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिंब। और जो उसकी फ़ोटो होती है वो उसका क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। तो क्या बताया जाता है? जिस वस्तु का चित्र बनाया जाता है उस वस्तु को तो क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं, और उस वस्तु का जो चित्र होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और बिंब के बीच की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और बिंब के बीच की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल u द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच, अर्थात दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल v द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चिन्ह परिपाटी नियम। तो देखिए विज्ञान में एक विशेष कार्तीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, ठीक है ना, उनसे संबंधित उनके ऋणात्मक या धनात्मक होने का ज्ञान किया जाता है। ठीक है ना। तो वो क्या कहलाती है? चिन्ह परिपाटी कहलाती है, या उससे संबंधित जो नियम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चिन्ह परिपाटी नियम कहलाते हैं। चिन्ह परिपाटी नियम। तो देखिए चिन्ह परिपाटी नियम, तो जैसे आपने ग्राफ में देखा होगा, मान लीजिए ये दर्पण है या आपके पास इस प्रकार, और ये मुख्य अक्ष है, और ये मान लीजिए ध्रुव है। ठीक है। यदि ध्रुव से बाईं ओर चाहे बिंब दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, कोई भी दूरी ध्रुव से बाईं ओर मापी जाती है साइड में, तो वो सदैव कैसी होगी? ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? सदैव ऋणात्मक। तो पहला नियम तो यही होता है कि कोई भी दूरी मापी जाती है वो ध्रुव से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? ध्रुव से, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब दूरी हो, चाहे बिंब दूरी हो। जैसे ग्राफ में क्या होता है, गणित में आप पढ़ते हो मूल बिंदु, तो मूल बिंदु के स्थान पर यहाँ पर क्या गया? ध्रुव है। तो ध्रुव से बाईं साइड में मापी गई या बाईं ओर मापी गई जितनी भी दूरियां होती है वो सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार ध्रुव से दाईं ओर मापी गई जो जितनी भी दूरियां होती है वो सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है।
इसी प्रकार बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई संबंध कहा जाता है कि मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जितनी भी ऊंचाइयां मापी जाती है वो सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी गई जितनी भी दूरियां होगी वो सदैव क्या होगी, ऋणात्मक होती है। तो ये चिन्ह परिपाटी नियम कहलाते हैं कि ध्रुव से बाईं ओर मापी गई जितनी भी दूरियां होती है वो तो कैसी होती है, ऋणात्मक, और ध्रुव से दाईं ओर मापी गई जितनी भी दूरियां होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। इसी प्रकार मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई जितनी भी ऊंचाई होती है वो क्या होती है, धनात्मक, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी गई जो ऊंचाइयाँ होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है। और कोई भी दूरी होती है वो सदैव कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो ये चिन्ह परिपाटी नियम कहलाते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब निरूपण नियम। तो सबसे पहले आपने इस प्रकार का चित्र देखा हुआ, जैसे मैं बोर्ड पर बनाकर बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, और ये कोई वस्तु है ए और बी। और इस प्रकार की जाती है, इस प्रकार आ जाती है ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस प्रकार चित्र बनते हैं वस्तु के, जिसका ये वस्तु ए बी जैसी, इसमें इसका प्रतिबिंब क्या है, ए डैश है, बी डैश है। तो देखिए आपके दिमाग में कई बार ये क्वेश्चन आया होगा, ये किरण इस प्रकार जा रही तो ऐसे क्यों नहीं गई, ये इस प्रकार जा रही है तो ऐसे क्यों नहीं गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है। तो इसके कुछ नियम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रतिबिंब निरूपण नियम कहलाते हैं। तो क्या बताया जाता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए जो नियम प्रतिपादित किए जाते हैं या नियम बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिबिंब निरूपण नियम कहते हैं। प्रतिबिंब निरूपण नियम, ठीक है ना। और वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। और ये और ध्यान रखना, किसी भी वस्तु का या बिंब का प्रतिबिंब बना रहे हो तो उससे प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आप बना रहे हो तो उसके लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। और जहाँ पर परावर्तित किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, जैसे इस पॉइंट पर कर रही है, तो वहाँ सदैव प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब देखिए प्रतिबिंब निरूपण नियम है, उसका अध्ययन हम अपनी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। ओके, गुड बाय।